Hi everyone, good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हुनर तो सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। हर व्यक्ति एक हुनर लेकर पैदा होता है, बस उस हुनर को हमें दुनिया के सामने लाना पड़ता है। तो उस हुनर को कैसे दुनिया के सामने लाना है, तो हम आज जो हमारे साथ एक ऐसे पर्सनालिटी जुड़ने वाले हैं जिन्होंने अपने हुनर से लाखों लोगों को दीवाना बनाया है। एक्टर, राइटर एंड डायरेक्टर अंजय कुमार जी। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। हेलो, गुड इवनिंग सर, वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड इवनिंग मैम एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप जितने भी दर्शक, जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और बहुत अच्छा लगा मैम, आपने आज मुझे इस शो में ज्वाइन किया है। मैं आपका बड़ा आभारी हूं। तो बताइए, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। इट्स माय प्लेजर सर। एंड आप जैसे जो पर्सनालिटी है, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और मेरे शो की थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं जानना बिल्कुल चाहती बिल्कुल। हूँ कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा मोमेंट आया हो। मैडम, क्या है कि देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपने आप यूं समझे कि मेरा जुमला चुराया है। मैं अक्सर अपने जितने भी कॉलीग्स हैं या जितने भी मेरे स्टूडेंट्स रहते थे, जब मैं थिएटर करता था या एक्टिंग क्लासेस वगैरह मैं चलाता था, तो हमेशा मैं अक्सर यही बात किया करता था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक चीज मैं और बोला करता था जो मेरी अपनी खुद की इजाद की हुई है, कि हार जाने के डर जी। से जो लोग रेस में हिस्सा नहीं लेते, जीत हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर चली जाती है। तो आप भागिए, दौड़िए, हार जाइए, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो आपने ये टाइटल बहुत अच्छा रखा है, कोशिश करने वालों की वाकई कभी हार नहीं होती। तो बस हम भी उसी कोशिश में लगे हुए हैं, और हमारे जैसे ना जाने सैकड़ों लाखों लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं। और इस बात के लिए मैं अक्सर एक शेर कहा करता हूं कि ये जी। सही बात है, जरा वक्त लगा देते हैं लोग। ये सही बात है, क्या जरा वक्त लगा देते हैं लोग। फन को मनवा लो तो फिर सर पे बिठा लेते हैं लोग। तो सब क्या लोग बात अपने है। अपने फन को मनवाने पे लगे हुए हैं। तो जी बस हम जी। भी उसी कोशिश में सब जुड़े हुए हैं। जी जी। थैंक यू सो मच सर। और हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं, मैं उन्हें भी थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। मुक्ता चैटर्जी मैम जुड़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर है एंड दूरदर्शन आर्टिस्ट है, एक्टर है। थैंक यू सो मच मैम। सानवी गोयल, मुक्ता जी को हाबिब। मुक्ता जी को हमारा जी भी प्रणाम बोलिएगा, मुक्ता जी को। जी जी। सक्षम तिवारी, जो कि बहुत ही छोटा बच्चा है लेकिन रॉक स्टार है। ओके। लॉट ऑफ यस। और ब्लेसिंग्स टू वकार सर मिस्टर सक्षम। हम्म। जी जी, वकार सर जुड़े हैं, जो कि खुद ही एक उस्ताद है, म्यूजिशियन है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। और सबसे पहले तो सर मैं आपकी जर्नी, जो जर्नी है आपकी, कहाँ से स्टार्ट हुई है। एंड आप एक्टर भी हो, राइटर भी हो एंड डायरेक्टर भी हो, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो जर्नी है वो कब से स्टार्ट हुई है। मैडम, बहुत ये अच्छा सवाल है आपका। जर्नी तो आपने बोला कि एक्टर भी हूँ, राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। जब इंसान कहते हैं ना कि घर से चलता है, मैं अकेला ही चला था जानी हुई मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो इस कारवां क्या के बात। अंदर कभी कुछ चला तो घर से मैं एक्टर के तौर पे ही था, लेकिन बीच में फिर कुछ ज़रूरतें ऐसी हुई कि मुझे राइटिंग भी करनी पड़ी। अच्छा, उसके अलावा फिर बाद में मैं डायरेक्शन में भी आया। तो रही बात जर्नी की स्टार्टिंग की, बेस कहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, इस बात के लिए जी मैं आपसे थोड़ा शेयरिंग करूंगा, क्योंकि जितने भी मेरे दर्शक या मेरे चाहने वाले, मेरे कुछ अपने लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, और उन लोगों को तो मालूम ही है, लेकिन जो नए लोग मेरे साथ में जुड़ रहे हैं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। और मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताता हूं
मैंने बहुत छोटेपन से, आप यूँ समझिए कि अक्सर लोग यह कहते हैं कि जैसे स्कूल या कॉलेज वगैरह से आप लोगों ने अपना थिएटर की एक्टिविटी स्टार्ट की हो, तो इसी तरीके से मेरा भी सफ़र इसी तरीके से शुरू हुआ। जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो स्टेज पे सिंगिंग करना, और अगर मैं सैटरडे को हमारी मॉर्निंग असेंबली होती थी, है ना? सभी स्कूल वगैरह में होती है। तो अगर मैं जी, फ्राइडे को नहीं भी गया हूँ, तो क्लास के सभी बच्चे भी, यार वो मोनो एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। और मेरा नाम सैटरडे को जब मैं पहुंचा हूं तो मेरा नाम वहां पे स्टेज पे अनाउंस हो रहा है कि वो आके स्टेज पे गाना गा रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज होता था, बट शौक था, अंदर से जुनून था, पैशन था। तो ये शुरू से था। तो मैंने जाके बस वहां पे परफॉर्म करना, और उसके बाद 81 से और 82 से, 81 82 से जी, मैंने छोटेपन से ही एमेच्योर थिएटर ज्वाइन किया। और थिएटर एक्टिविटीज चंडीगढ़, और अब मैं बेसिकली अंबाला चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने थिएटर एक्टिविटीज हम लोग काफी करते रहे, करते करते जी, थिएटर एक्टिविटीज वगैरह। तो 86 में हम लोगों ने अपना उत्सव वगैरह चंडीगढ़ में साउथ जोन कल्चर सेंटर का फेस्टिवल में, मैड्रॉस में हम लोगों को जाने का सौभाग्य मिला। दिल्ली में परफॉर्म किया हम लोगों ने, हिमाचल में मंडी में, आपके शिमला में भी हम लोगों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस वाओ! तरीके से कई जगह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये जर्नी धीरे 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 जैसे आगे बढ़ रही है। तो 87 में राजीव गांधी जी तब देश के अपना पीएम थे, और तो सोवियत यूनियन के जो पीएम थे गर्बाचौफ थे। तो उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट, एक समझौता हुआ कि हमारा जो भारत महोत्सव है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वो रशिया में हुआ। और हरियाणा से ये समझिए कि 16 लोग सेलेक्ट हुए थे। तो उसमें मुझे भी भारत महोत्सव में जाने का सौभाग्य मिला। तो ये जर्नी के मेरे पड़ाव हैं जो जी, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिनके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। तो जी, रशिया, हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से सिलेक्शन हुई, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर की तरफ से। तो हम लोगों ने हरियाणवी कल्चर को, धमाल और फाग वगैरह, रागनीज वगैरह, और कई एक्टिविटीज थी जिसको हम लोगों ने जाके रशिया में परफॉर्म किया। तो वहाँ कम से कम 5-6 महीने हम लोगों को रहने का सौभाग्य मिला, और बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला, और कई लोगों से वहाँ पे हम लोग जुड़े। तो जैसे हम रशिया से लौट कर आए, तो रशिया जी, से लौट के आने के बाद हम लोगों को, मैं 87 के, हम लोग लास्ट में लौट कर आए हैं अक्टूबर नवंबर में। और हाँ, जून में हम लोग गए थे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 5 एक महीने, 5-6 महीने। तो उसके बाद आते ही मुझे एक दिल्ली के कोई प्रोड्यूसर थे, उनकी कोई एक फिल्म सेकंड लीड के तौर पे मिली। उस फिल्म का नाम चिट्ठी। तो दैट वाज आर्ट मूवी। तो उसमें अभि भट्टाचार्य, पुराने एक्टर जो हमारे, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तो उनका मैं स्टूडेंट बना था। तो मैं जी, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल, मेरा जो रोल था उसमें, बड़े अनपढ़ जाहिल गवार का एक रोल था। तो नंगे पांव भैंसों को चराने वाला होता है ना जैसे, तो उस टाइप का जी, मेरा करेक्टर था। और हमारी शूटिंग टुंडला में, बॉम्बे में, और इवन दिल्ली के सराउंडिंग में काफी एरियाज वगैरह में, गाजियाबाद वगैरह काफी यहाँ पे हुई। तो दैट वाज वंडरफुल मूवी। और उस मूवी के अंदर बहुत अच्छे से हम लोगों ने काफी कुछ सीखा। उसके बाद फिर एक और फिल्म मुझे दिल्ली के प्रोड्यूसर की ही मिली, बट अनफॉर्चुनेटली जो सेकंड फिल्म थी वो हमारी मुकाम तक नहीं पहुंच सकी। तो इस तरीके से सफर क्या तय करते करते, अच्छा इसी दौरान एक मेरे जी, जो चिट्ठी फिल्म में मेरे साथ में जो विलेन थे, शिवेंद्र महल, ही इज ए रिनाउंड एक्टर इन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, एंड लॉट ऑफ फिल्म्स ही हैज डन। तो उन्होंने विलन का रोल किया था, मैं उसमें सेकंड हीरो था। जो हीरो था फर्स्ट, वो मेरे ख्याल जयपुर से था लड़का, रमेश पुनिया करके उसका नाम था। तो इस तरीके से हम लोगों ने, तो शिवेंद्र जी के साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन बन गए। तो इस दौरान जब हमारी बॉम्बे में शूटिंग हो रही थी, तो महाभारत की 50 एपिसोड की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन की पार्टी थी फिल्म सिटी स्टूडियो में। तो वहां जी, मैंने एक गेस्ट आइटम के तौर पे परफॉर्म किया, पंजाबी की कोई आइटम थी। तो शिवेंद्र जी ही मुझे उस पार्टी में साथ लेकर गए थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्ताना उनके साथ ताल्लुकात बन गए थे। तो वहां पे जाके फिर महाभारत की पार्टी में रमेश अपना, रवि चोपड़ा जी से, धर्म चोपड़ा जी, बी आर चोपड़ा साहब से, गुफी पेंटल, सब लोगों से मुलाकात हुई, और सब लोगों के सामने परफॉर्म करके वहां बहुत ज्यादा मैंने वाहवाही भी लूटी।
तो उसके बाद जो ऑफर मुझे मिली, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अवेल दैट टाइम दैट ऑफर। तो मैं बस उस समय, क्योंकि मेरा शूट चल रहा था, वो शूट मेरा गाजियाबाद में भी था, और अच्छा उसके अलावा तो मैं जब इसकी अभिमन्यु के कैरेक्टर की जो सिलेक्शन होनी थी, तो उस ऑडिशन को मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, अदरवाइज मेरी सिलेक्शन वहां हो जाती। तो इस तरीके से सफर चलता 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 चलता, फिर उसके बाद जो मेरी बीच में मेरा फिर 2 साल का बॉम्बे का गैप, 1.5 ईयर का एक गैप पड़ गया बॉम्बे का। वो फिर मैं दिल्ली में कुछ अपना प्रोजेक्ट वगैरह कर रहा था, अपना चंडीगढ़ में भी इस तरीके से। तो उसके बाद 93 में मैंने फिर से बॉम्बे परमानेंटली वहां पे ज्वाइन किया। और वहां पे ज्वाइन करने के बाद तो सबसे पहले मुझे एक नवीन कुमार हैं डायरेक्टर, उनकी एक टेलीफिल्म थी तपस्विनी, महादेवी वर्मा के उपन्यास जी, पे मेरे ख्याल वो बेस्ड थी। तो उसमें मैंने संगीता नायक, रामेश्वरी जी और इन लोगों के साथ में एक करेक्टर रोल किया। बट दैट वाज लर्निंग फॉर मी। तो वो मेरे लिए बड़ा सीखने के लिए था कि धीरे 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 जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, तो बट अंदर से एक चाहत थी कि नहीं, मुझे मेन रोल करना है, मुझे कुछ अच्छा करेक्टर करना है। तो नवीन जी हमेशा कहते थे तू बना रहे इस लाइन में हमारे साथ, यू आर ए गुड एक्टर, थिएटर की तेरी बैकग्राउंड है और तू बहुत अच्छा कर सकता है। तो फिर एक क्रिएटिव आई का एक सीरियल उन दिनों में आया करता था, धीरज कुमार जी का संसार। तो आप लोगों जी, ने जी। तो मेरे ख्याल जब आप मेरे ख्याल जब बहुत छोटी होंगी, 94 की बात है ये। तो यस। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, हाँ, तो उसमें मैंने एक 6-7 एपिसोड का एक करेक्टर किया मैंने, गजेंद्र चौहान जी के साथ में, मैं उनका फ्रेंड बना था। तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का इस तरीके से था मेरा उसमें रोल। तो अब वो वाकया आपको मैं बताता हूँ कि जब क्रिएटिव आई से ये मेरी जिंदगी का बड़ा एक बेहतरीन, जो लोग भी इस फिल्म लाइन में जाने की बात सोचते हैं, जो देख देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो जी। उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशनल ये बात होगी। जब क्रिएटिव आई से मुझे एक दिन का, पहले दिन का जो चेक मिला था उसका पेमेंट का, वो 500 रुपीज का था। और ये वाह! 94 की मैं बात बता रहा हूँ। तो 500 रुपीज का, हाँ, बोले कि मैं बस इतना ही हम लोग दे पाएंगे। मुझे मुझे एक्चुअल पेमेंट का नहीं था, मुझे था कि मुझे रोल चाहिए। तो आप बिलीव करिए कि 500 का वो चेक मैंने बड़े दिन तक उसको खर्चा नहीं। और एक मेरा फ्रेंड, आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, योगेश शर्मा, तो उनके मदर जी। वहां पे रहते थे, तो मैं अक्सर उनके घर जाया करता था। तो मैंने वो चेक जाके उनको, मम्मी को दिया। मैं कहा बीजी, ये मुझे पहली कमाई मुझे मिली है। मेरे मदर तो 82 में ऑफ हो चुके थे, तो फादर हमारे 88 में ऑफ हो गए थे। तो मैंने कहा आप मेरी ओह! बिल्कुल मदर जैसी हैं। तो उन्होंने उसको मुझे मीठा मुंह करवाया, और मुझे और साथ में एक शगुन देके बोला कि बेटे तेरी पहली कमाई, इसको रख। तो फिर बहुत दिनों तक मैंने उसको कैश ही नहीं करवाया, उसको रख के रखा जैसे। तो मतलब कि ये होता है कि आप कभी भी, वही आपके वाली बात की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी हार तो नहीं। हम लोग उस लाइन में लगे रहे, बने रहे। और मेरे 500 जो मुझे मिले। जी। हेलो, हाँ, एक कॉल आ गया था मेरा जी, जी बीच में। सर। मेरे लिए जो 500 मुझे जो बीच में मिले थे, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे, लेकिन मेरे लिए जो रोल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और 500 मायने इसलिए, भाई मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, मेरे लिए बहुत बड़ी वैल्यू थी कि मुझे बॉम्बे की धरती से एक पहला मेरा मेहनताना मिला था। तो ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात थी। और लोगों की, और ये स्टार्टिंग के मेरे ख्याल 2 महीने के अंदर अंदर ही, जब मैं बॉम्बे गया हूं तो 2 महीने के अंदर अंदर ही। अदरवाइज लोगों को चांस नहीं मिलते काफी काफी दिनों तक। अच्छा, इसी दौरान तो फिर शुड आई कंटिन्यू माई जर्नी, और बीच में कुछ आप पूछना चाहती हैं? यस, यस। यस, यस सर। इट्स ओके। प्लीज हाँ जी, कंटिन्यू। शुड, ओके, आपका वीडियो मुझे शो नहीं हो रहा है, आप प्रॉपर, हेलो, हेलो। रीड्स मैम, यस, यस हेलो। सर। आपका हाँ जी, वीडियो अभी, मुझे हाँ, अभी वॉइस भी आ विजिबिलिटी हुई रही है है। हाँ, यस, यस। आ रही आई है मेरी थिंक आवाज ना? आपको कॉल आई थी उसकी वजह से। आई, यस, यस। हाँ, अभी ठीक है। एक्चुअली वो रीटा मैम की कॉल थी, उनको देख लेना। शुड आई कन्वे यस। ए मैसेज फॉर कॉलर? रीटा डोगरा मैम का, उनको भी एक बार फोन कर दो जब इंटरव्यू चल रही थैंक यू सो है। हाँ, मच तो अवि शर्मा एक्चुअली कोई एंड कॉल था, कोशिश। मैंने घर वालों को, हाँ जी, जी, जी। जी सर। हेलो। प्लीज गुलशन कंटिन्यू जी ने सर। ज्वाइन किया है?
जी, जी, गुलशन हाँ सर जी। जुड़े हैं। एंड हाँ जी, नरूप मैम जुड़े ओके। हैं, अरिज अली खान जी गुलशन जी। और अविश शर्मा, अच्छा जो अच्छा अच्छा। बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। 10 इयर्स की एज में बाल्मीकि रामायण लिखी है इस बच्चे ने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैम, तो मैं वो आपसे अपनी जर्नी को शेयर कर रहा था, तो जी, उसी दौरान जब मैं ये सब एक्ट वगैरह कर रहा था, तो बॉम्बे में जून में जैसे बारिशें शुरू हो जाती हैं। हेलो। जी, जी, जी। हेलो। आपकी वॉइस आ रही है सर, आपकी आ, वॉइस आ रही है, आप मुझे रिजॉइन आपको आ रही है मेरी आवाज? आई थी, तो हाँ आई जी। थिंक हो सकता है हाँ जी। कुछ प्रॉब्लम। मेरी आवाज आ रही है हेलो। मैम आपको? जी, जी सर, हाँ आपकी जी। वॉइस आ रही है। जी, जी, आ आ रही रही है मेरी सर आवाज? आपकी वॉइस। यस, यस, आप मुझे फिर से जॉइन कर हाँ सकते जी। हो, क्योंकि आपको जैसे कॉल आया था, जैसे आपको कॉल हाँ आया था, जी। आई थिंक तो फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अभी आपकी अभी ठीक वॉइस आ लग रहा रही है है? सर। यस, यस, आपकी वॉइस आ रही है सर। आ रही मेरी आवाज? हाँ जी, जी, आ जी। रही है मैडम मेरी आवाज? ओके। यस सर, तो यस, आ रही है सर। हम लोग, हाँ, तो हम लोग, मेरा वीडियो भी प्रॉपर आ रहा है? यस सर, ओके। प्रॉपर आ रहा है तो सर। बॉम्बे में जैसे, हाँ, जैसे आपको मालूम है कि बॉम्बे में जैसे जून में बारिशें वगैरह शुरू हो जाती हैं, तो मैं बॉम्बे, मैंने कहा चलो एक बार अपना घर चक्कर लगा के आता हूँ। तो अभी 6 महीने हो गए मुझे इधर आए हुए। तो मैं जनवरी में जैसे वहां पे गया था, तो 6 महीने के बाद मुझे था कि घर, अच्छा, मैं थिएटर की, जैसे आपको पहले बता चुका कि मैं थिएटर एक्टिविटी से बहुत ज्यादा जुड़ा रहा हूँ पहले भी। तो मुझे था कि चलो मैं कुछ प्ले की बुक्स वगैरह लेकर आऊं, मुझे प्ले वगैरह की स्टडी करने का काफी शौक था शुरू से। तो बॉम्बे से मैं जून में जैसे यहाँ पे घर आया हूँ अपने, तो हमारे यहाँ पे एक दिन हुआ, तो सेकंड डे मैं अपने किसी फ्रेंड को मिलने गया हूँ। तो जब लौट के आया हूँ रात को थोड़ा लेट, तो मेरे घर के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है। तो गाड़ी रुकती है आके, तो उसमें कुछ दाढ़ी से वाले कुछ लोग थे, और दो लोग थे। तो अच्छा, उन दिनों की ये बात मैं बता रहा हूँ। तो हमारे घर पे फोन था, लेकिन उस पे एसटीडी नहीं था उस फोन के ऊपर। तो एसटीडी हम लोगों को पीसीओ से जाके करना पड़ता था लोकल कॉल्स वगैरह के लिए। तो जो जी, दाढ़ी वाले जो लोग आए थे, मैंने उनको अंदर बिठाया। तो बोले कि आपसे मिलना है। मैंने कहा हाँ जी, आए बैठिए। तो बोले कि हम लोग पंजाबी की एक फिल्म बना रहे हैं, उसका पंजाब में एक जगह है कोटकपूरा, तो वहां हमारी शूटिंग चल रही है, और आपको उसमें मेन हीरो लेना है। तो अब मैडम, यू वाओ सर। कैन इमेजिन कि इस तरीके से अगर कोई आदमी आके ऑफर आपको देता है, तो दैट टाइम आपकी क्या हालत होती है। तो राइट। अनबिलीवेबल था मेरे लिए, दैट अपॉर्चुनिटी वाज अनबिलीवेबल फॉर मी। और मैं एक पल के लिए विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये एक ऐसी ऑफर है मेरे लिए। तो मैंने कहा अच्छा, आपको भेजा किसने मेरे पास? तो किसी ने तो रेफरेंस दिया होगा। बोले हाँ, बॉम्बे से आपके फ्रेंड हैं शिवेंद्र महल, तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया, तो आप तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा, मेरे घर वाले जो थे उन दिनों में, जैसे पंजाब में काफी टेररिज्म वगैरह का थोड़ा सा, लेकिन कम हो चुका था, काफी ज्यादा इतना नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे घर वाले कहने लगे कि भाई, आप थोड़ा सा ना शिवेंद्र जी से कंफर्म कर लेना, तो उसके बाद ही जाना। ये पता नहीं इनको आप पहचानते हो? मैंने कहा नहीं, इनको नहीं मैं पहचानता, शिवेंद्र जी मेरे दोस्त हैं। तो जी, मैंने कहा कि भाई, मैं तो अभी बॉम्बे से भी आया हूँ, तो मेरे तो अभी कपड़े वगैरह भी कुछ सब गंदे। बोले कि आप बैग में भर लीजिए, तो सब धुल जाएंगे वहीं पे शूटिंग वगैरह में, वहां सब है। तो ऑलरेडी उनका शूट चल रहा था। अच्छा, मेरे से पहले वहां पे किसी को उन्होंने हीरो लिया हुआ था, तो शायद वो प्रॉपरली उसमें कर नहीं पा रहा था, या जो भी था। तो उसको उन्होंने आउट करके मुझे इन किया, तो फिर मुझे वो लेकर यहाँ से गए। तो मैंने कहा कि इतने में सब लोग चाय वगैरह पीते रहे। तो मेरे जी, अपना जो क्या कहते हैं, घर वाले थे, कहते, मेरे घर वाले कहने लगे, ब्रदर वगैरह, कि तुम शिवेंद्र जी से ना एक बार फोन पे बात कर लेना। मैंने कहा हाँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं कर लेता हूँ। तो मैंने जाके शिवेंद्र जी से बात किया। तो शिवेंद्र जी कहने लगे, ओ भाई, बंदे पहुंच गए। तो मैंने कहा हाँ जी, पहुंच गए हैं। तो कहते, मैं, हाँ, तो कहते, मैंने ही उनको रेफरेंस देके भेजा था। तो बस फिर मैं, मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई उसमें।
सबसे पहला जो मुझे उसमें फिल्म में हीरो का ब्रेक मिला तो वो फिल्म थी मेरी उसमें। तो अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग वहां पहुंचे तो वो रास्ते में मुझसे बातचीत करते गए, पूछते गए भी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने पैसे आपको चाहिए, क्या आप लेंगे। तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा पैसे तो देखिए जो आपने सोच रखे हैं मुझे वही दीजिएगा, लेकिन एक सबसे बड़ी शर्त है मेरी। मैम, हेलो, जी। हेलो। जी, जी सर, आपकी वॉइस आ रही है सर। अच्छा, एक आ रही है सबसे बड़ी सर आप। शर्त है मेरी। मैंने कहा इस पिक्चर को दी एंड लगा के रिलीज जरूर करिएगा। तो बस यही तो उसके बाद फिर एक फिल्म मैंने पंजाबी की और की। तो वो मेरा अमृतसर में डेरा बाबा नानक में, उसमें भी मैं मेन लीड में था। तो उसमें इसमें तो मैं सोलो हीरो था। दैट फिल्म जो थी उसका नाम था आखिरी सबूत। और सेकंड मूवी जो पंजाबी की थी मेरी, वो यार मेरा परदेसी थी, जिसमें शिवेंद्र जी मेरे साथ में थे सेकंड हीरो में। यानी कि दोनों हीरो थे हम लोग, मेरा रोमांटिक था, उनका नेगेटिव था। तो इस तरीके से जी। मेरा सफर, इस तरीके से जर्नी शुरू हुई। तो और बताइए, अभी बीच में और भी काफी बड़ी जर्नी है, लेकिन आप कुछ पूछना चाहते हैं या जी, कोई जी दर्शक सर। जी, जी जो जुड़े सर। हैं? सर, जो आपकी इतने इंटरेस्टिंग जर्नी है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें भी आपके एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। मेरी जर्नी का देखिए सबसे बड़ा एक जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं बॉम्बे में शुरू शुरू में जब पहली बार गया हूँ, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मुझे राइटिंग का शुरू से शौक रहा है, एक्टिंग के साथ साथ। जी। तो वर्सोवा में सी फेस का फ्लैट था। तो मेरे अंकल थे, उनके साथ में मैं रहता था वहां पे वर्सोवा में। तो अंकल कहते कि मैंने जब भी सारा दिन, जैसे हम लोगों ने स्ट्रगल करना, हम लोग किसी भी ऑफिस में कहीं 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 हम लोग मिलने जाते थे, तो रात जी। को आके मुझे राइटिंग करनी पड़ती थी। तो जितने भी लोगों थे दिन भर में मैं मिलता था, जितने भी लोगों से मैं एक्सपीरियंस गेन करता था, वो सारा एक्सपीरियंस आके मैं पेपर पे उतार दिया करता था। तो इस स्टोरी को धीरे 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 करके मैं लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा। और एक बहुत बड़े महाग्रंथ के तौर पे एक सीरियल का जन्म उसके उस दौरान हुआ। वो जी। आज जी। भी मेरे पास लिखा हुआ है। और जो बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री की जो सच्चाई है, जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का स्ट्रगल है, किस तरीके से हम लोग अपने शहरों का ऐश परस्ती की जिंदगी छोड़ के कहाँ वहां पे बॉम्बे में जाके हम लोग स्ट्रगल करते हैं और अपने आप को खुद मार्केटिंग करते हैं, सेल्फ सेल्फ मार्केटिंग, अपनी आप की मार्केटिंग करते हैं। यस, ये पुराना राइट दौर, सर। आज तो देखो टोटल ट्रेंड, आज तो देखिए मैम टोटल ट्रेंड चेंज हो गया है। आज तो सिनेरियो टोटल चेंज हो गया, लेकिन ये उस समय की बात बता रहा हूं। और हमसे भी पहले स्ट्रगल बहुत हार्ड था। हम लोगों ने भी जैसे जाना, अपने पिक्स ले लेके ऑफिस टू ऑफिस जाते थे किसी कोऑर्डिनेटर के थ्रू। कोऑर्डिनेटर वाला तो अभी फैशन चला है, उस समय में सेक्रेटरी वगैरह होते थे, लेकिन कुछ बड़े स्टार्स के साथ होते थे, या फिर बहुत ज्यादा जो घर से अच्छे होते थे, जिनको काफी पेमेंट वगैरह। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो मेरे पास इतने ज्यादा फंड्स नहीं होते थे कि मैं कोई सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकूं। हाँ, एक सेक्रेटरी थे उन दिनों में मेरे साथ में जुड़े थे, गणेश नागपाल। तो वो मोनिका बेदी और अक्की वगैरह के भी स्टार्टिंग में शायद उन्होंने काम किया था, तो उनके साथ हम लोगों ने कुछ परसेंटेज वगैरह पे सेट किया था। तो मुझे ये था कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी क्या चीज ऐसी है जो ये धरती हर इंसान को खींचती है। ये जो सिल्वर स्क्रीन है, जो ये हर इंसान को अपना दीवाना बनाती है। तो राजेश खन्ना या अमित जी की पिक्चरें वगैरह हम लोग उन दिनों में देख के, तो हम लोगों को लगता था कि नहीं, अच्छा मेरे पास नो डाउट, चलो एक डील डॉल अच्छा था, लुकिंग ठीक थी, बट सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस था मेरे पास, वो थिएटर की बैकग्राउंड थी मेरे पास। और हम किसी भी जब ऑफिस में कभी भी जब जाते थे, तो हम लोग जब कहीं जी। परफॉर्म करते थे, तो मैं ये जितने भी दर्शक या जितने भी लोग मेरे इस इंटरव्यू को देख रहे हों, जो बॉम्बे की जाने की चाहत रखते हों, उन लोगों से एक ही बात मैं कहता हूं कि आप बॉम्बे में जाके मत सीखिए, सीख के बॉम्बे जाइए। सीख के यहां से जब जाएंगे राइट आप सर। बॉम्बे, तो आप तो हमारे पास इतना एक्सपीरियंस था, कुछ भी कोई कहता था ये चीज करके दिखाइए, हम दिखाते थे, ये करके दिखाइए। डांस में, एक्टिंग में, फाइटिंग में, ये सब लोग हम लोगों को सीखते थे। और वहां पे भी बॉम्बे में भी जूहू चौपाटी वगैरह पे हम लोग रेगुलर जाते थे। रेगुलर रेगुलर क्लासेस वगैरह, जिम ज्वाइन करना, हॉर्स राइडिंग, ये वो सब तो टोटल सब कुछ करते थे।
लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा मैम रोल होता है, वो भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है। तो राइट काफी सर। मैंने काम किया संसार, है ना, संसार, जैसे कि मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि संसार, और उसके अलावा जी। एक डीडी वन पे एक मेरा सीरियल था भारत का कातिल, वीर। जिसमें, हाँ, भारत के वीर, भारत के वीर भी था। और उसके अलावा एक सीरियल मैंने डीडी मेट्रो का किया था उन दिनों में, कुदरत का तोहफा। वो कश्मीर के आतंकवादियों पे था, अभी किस तरीके से जो पढ़े लिखे युवक जो है नौजवान भटक जाते हैं और किस तरीके से उनको, तो वो बड़ा अच्छा सीरियल था मेरा, वो टोटल का टोटल सीरियल मेरे ऊपर बेस्ड था उसमें। और उसके प्रोड्यूसर गाजियाबाद से कौशिक ब्रदर थे, तो उन लोगों ने प्रोड्यूस किया था, डायरेक्टर भी वही थे, तो दूरदर्शन से कई बार टेलीकास्ट हुआ हमारा वो सीरियल। उसके अलावा फिर एक डीडी वन का मेरा सीरियल था कातिल, जिसमें मैंने मेन लीड किया था। और उसमें मेरे साथ में आलोकनाथ जी, राणा जंग बहादुर, उपासना सिंह, तो गजेंद्र चौहान, तो इस तरीके से काफी स्पोर्टिंग आर्टिस्ट थे, और उसमें मेरा जो था एक लीडिंग कैरेक्टर था। और उस सीरियल से जी। भी मुझे बड़ी अच्छी पहचान मिली, और काफी मैंने काम वगैरह किया है। तो और वाह बताइए, अभी सर। तो जर्नी के बीच में है, तो और वो जो सर सीरियल जो मैं भारत लिख रहा के हूँ। वीर में, हैं जी। जी जी, आप एक राइटर भी हो तो हाँ, मैं भारत के जानना वीर चाह, में मैडम। यस। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। जी जी। सर आप एक राइटर भी हो, आप बहुत ही अच्छे राइटर हो। और मैं जानना चाहूंगी आपने जो आपकी राइटिंग में जो जर्नी रही है वो भी मैं जानना चाहूंगी सर। हाँ, राइटिंग की जर्नी मैम, वही बता रहा हूँ कि जो मैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर जो ग्रंथ मैं लिख रहा हूँ, यानी कि, तो उस दौरान मेरी दादा साहब फाल्के, जिन्होंने बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को शुरू किया था, तो अरदेश जी ईरानी और कई लोग ऐसे जुड़े थे इसमें, स्टार्टिंग की जो इनिशियल स्टेज पे जिन्होंने बिल्ड किया फिल्म इंडस्ट्री को। तो उन दादा साहब फाल्के की सिस्टर महिम में रहते थे। तो मेरे साथ में एक मेरे दोस्त हैं बॉम्बे में, हरदेव सिंह हैं, वो राइटर हैं, काफी 30-35 साल से बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में एज ए राइटर काम कर रहे हैं। तो उनके साथ में मिला, तो उनसे हमने दादा साहब फाल्के की जो सिस्टर थी तो उनसे भी काफी जानकारियां हम लोगों ने हासिल की। तो वो जो मैं सीरियल लिख रहा हूँ, उसका जो टाइटल है फिल्मेरिया है। जिन लोगों को फिल्मी बुखार होता है, जो हम जैसे लोग होते हैं, जो गुलशन जी जैसे लोग होते हैं, तो जो इस लाइन में कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की स्टडी करके उन लोगों के लिए एक मोटिवेशनल, एक मार्गदर्शक सीरियल है वो बनेगा जो। तो उसके ऊपर आज तक भी मैं राइटिंग कर रहा हूँ, आज तक भी उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, भी कैसे कैसे सिनेरियो चेंज होता रहता है। तो उस सीरियल का जो टाइटल सॉन्ग हम लोगों ने लिखा था, वो एक मेरे एक फ्रेंड है अली बाबा, बॉम्बे में है वो, तो इस समय लेकिन वो जी। हैदराबाद में रहते हैं, तो उनसे मैंने एक टाइटल सॉन्ग लिखवाया था। तो उसकी मैं कुछ लाइनें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ? यस 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 सर, श्योर। हाँ जी। तो उसका टाइटल सॉन्ग हम लोगों ने लिखवाया था कि ये जितने भी स्ट्रगलर्स, या जो भी स्ट्रगलर्स तो नहीं मैं कह सकता, कि वो भाई अपने आप को तो उनके उनको ध्यान में रख के हम लोगों ने लिखा था कि हो मच्छर तो मलेरिया, लव हो तो है लवेरिया, फिल्मों के दीवाने ये, वाह, इन्हें हुआ फिल्मेरिया। हाँ, तो उसमें क्या राजू ने बात है सर। बोला था मुझको, तो राजू ने बोला था मुझको, मैं हीरो लगता हूँ। जैसे कोई यार दोस्त रहते हैं ना, तो कह देते हैं, अरे यार क्या लगता है यार, तू बॉम्बे क्यों नहीं जाता है? तो ये वो जर्नी है, वहां से स्टार्ट होती है। आपके सराउंडिंग में लोग, आस पड़ोस के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग, आपके रिश्तेदार आपको मोटिवेट करते हैं। कुछ लोग एक्चुअल में आपको इंस्पायर करते हैं, और कुछ लोग आपको खिली उड़ाते हैं, मजाक भी करते हैं कुछ लोग। लेकिन कुछ लोग रियल के आपके जो वेलविशर होते हैं। तो उस पे हम लोगों ने लिखा था कि राजू ने बोला था मुझको, मैं हीरो लगता हूँ, दादा भी कहते थे मुझको अक्षय से अच्छा हूं, अक्षय वक्षय सैफ अली शाहरुख हो या शेट्टी, आ जाऊं एक पिक्चर में तो सबकी कर दूं छुट्टी। क्योंकि हर एक क्या स्ट्रगलर के बात है सर। अंदर की एक आवाज है मैडम ये, हर एक राइट स्ट्रगलर के सर। अंदर की एक आवाज है ये, कि अगर मुझे चांस मिल जाए तो मैं सबकी छुट्टी कर सकता हूं। तो इसका एक यस। सेकंड अंतरा मैं सुनाता हूं आपको, ज्यादा नहीं इसके बारे में मैं एलेबरेट करूंगा, डिटेल में नहीं जी जाऊंगा। जी। सेकंड अंतरा, हाँ, सेकंड अंतरा इसका सुनाता हूँ कि कैसे कैसे लोग यहाँ ना जाने कब आते हैं। जो ये बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री है, उसके लिए हम लोग कहते हैं कि कैसे कैसे लोग यहाँ ना जाने कब आते हैं, दांव पे जीवन लग जाता,
दांव पे जीवन लग जाता, क्या से क्या हो जाते हैं, कैसी कैसी बीमारी का गोली इंजेक्शन है, लेकिन इस बीमारी में तो केवल इन्फेक्शन है, जाने ना दीवाने ये क्या इन्हें बात, हुआ फिल्मेरिया। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत ही अच्छी तो लाइन ये लिखी अब है। हाँ, तो ऐसे ही इसी तरीके से हीरोइन के ऊपर भी हम लोगों ने लिखा है। वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हर तीसरे चौथे एपिसोड के बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ गाना आता है। तो ऐसे ही कुछ किसी स्टार की बेटी को जब प्रोजेक्शन मिलती है तो उसके लिए कितनी तैयारी होती है, कितना कुछ स्टार की बेटी है या बेटा है उनको कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन एक जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से जो लोग जाते हैं तो उन लोगों को एक्चुअल में यस। कितनी हार्डशिप फेस करनी पड़ती है, उस सीरियल के अंदर ये सब मैंने लिखा है। तो उस सीरियल के अंदर एक बहुत टैलेंटेड लड़की हम लोगों ने दिखाई है। तो बहुत बड़े स्टार की बेटी को किसी को लॉन्च किया जा रहा है तो उससे वो सब एक्ट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज वो तो चांदी का चम्मच लेके वो लोग इंडस्ट्री में आते हैं ना। तो थिएटर की यस बैकग्राउंड यस। से या जो फिल्म, ठीक है ना, देखिए कुछ कड़वे शब्द भी मैं कह रहा हूं लेकिन सच्चाई है इसमें। क्योंकि थिएटर की राइट बैकग्राउंड से राइट। या जो लोग तैयारी करके आते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन भाग्य में कई बार उनको चांस नहीं मिल पाता। तो जैसे आपकी ये जो यस। लाइन है, इसकी टैगलाइन है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो इसी के चलते सब लोग लगे रहते हैं कि शायद एक ना एक दिन। अब देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितने सालों के स्ट्रगल के बाद वो एक बहुत ट्रेंड सेटर हैं, उनको भी कई लोग आइडियल मानते हैं। कितने सालों के स्ट्रगल के यस। बाद कितना अच्छा उनको मुकाम मिला। छोटे छोटे उन्होंने कैरेक्टर्स भी किए, जैसे उनके मैंने कई बार इंटरव्यू वगैरह देखी हैं। तो इसी तरीके से उस सीरियल के अंदर भी हम लोगों ने क्या नाम अपना वो अपना जो हीरोइन के ऊपर था कि हीरोइन बना दे कोई, एक पिक्चर दिला दे कोई, मेरी किस्मत जगा दे कोई, मैं भी करीना सी बन जाऊंगी, जूही और ममता से टकराऊंगी, मौका तो मिल जाए फिर देखना क्या है अदाकारी दिखलाऊंगी, बस मुहूर्त करा दे कोई, एक पिक्चर दिला दे कोई। तो इस वाह तरीके सर, से क्या बड़ा टचिंग वो सॉन्ग है। तो ऐसे कि जी। अब हम लोग क्या होता है कि हम लोगों के साथ साथ ऐसे कई लोग हैं जो बॉम्बे एक्टर बनने आते हैं, स्टार्टिंग में एक्टर ना बन के राइट सर। कोई टेक्नीशियन, कुछ टेक्नीशियन बन जाते हैं, कुछ मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं, कुछ सिनेमाटोग्राफर बन जाते हैं। हाँ, तो यस। कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन जाते हैं, कुछ ड्रेसमैन बन जाते हैं। तो ऐसे उसमें एक कहानी मैंने दिखाई है कि एक ड्रेसमैन रहता है एक, जैसे तो उसके वो अपनी जो फियांसी होती है उसको उधर से शादी करके अपने गांव से बॉम्बे में लेके आ जाता है। तो उसका भी परिवार वहीं पे रहता है। तो उसका फिर एक हम लोगों ने उसके ऊपर भी एक गीत लिखा है कि तेरे मुंबई से प्यारा मेरा गांव रे, है ये कैसा नगर एक मुट्ठी में घर, साथ रह के भी मैं मिल ना पाऊं रे, अब के जाऊं तो फिर लौट के ना आऊं रे, तेरे मुंबई से क्या प्यारा बात। मेरा गांव रे। तो वाह। तो इस तरीके से तो रिट जी ये जो है एक महाग्रंथ है, ये जो मेरा सब्जेक्ट है। और मेरी एक कोशिश चल रही है, किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसकी। और बाकी एक दो प्रोडक्शन हाउस हैं बॉम्बे में जिनसे मेरी बात चल रही है। तो अब जी। वो जो सालों से जो कोशिश चल रही थी वो अब जाके कहीं अंजाम पे आने के स्टेज पे है, नजदीक है काफी। तो बहुत बड़ा ये सफर है था ये। और इसमें मैंने यानी कि उस लाइन को स्ट्रगल कम स्टडी ज्यादा किया, लिखा 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 और खूब लिखा, एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी की। डायरेक्शन में फिर मैं था कि 2002 से मैं डायरेक्शन में फिर आया। तो मैंने नवीन कुमार जी को बीच में मैंने कोई बिजनेस का कोई पंगा बीच में ले लिया था। बट वो 2 साल जी। उस बिजनेस की वजह से फिर तो मेरी जो बिजनेस की वजह से 2 साल फिर मेरी एक्टिंग जो बॉम्बे की मैं करता था वो डिसकंटिन्यू हो गई। उसके बाद फिर मैं डायरेक्शन में आया। तो फिर 2004 में मैंने चंडीगढ़ में आके अपनी एड एजेंसी बनाई। तो मैंने काफी टीवी कमर्शियल वगैरह, एड एजेंसी वगैरह काफी किया है। तो इसी दौरान फिर करते 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 कई प्रोजेक्ट मैंने कमर्शियल एड के साथ साथ मोटिवेशनल फिल्म, प्रमोशनल फिल्म, और फिर एक हम लोगों की एक फिल्म थी रब्बा बख्श बंदेनू। तो उसका मैंने स्क्रीन पे डायलॉग डायरेक्शन वगैरह किया। फिर बाद में हम लोगों ने उसका टाइटल चेंज किया। तो वो पिक्चर भी 16 में हमारी रिलीज हुई है। और तो उसमें भी जी। बड़े टैलेंटेड लोग थे। गगनदीप उसमें हीरो के तौर पे थे, और
मनमीत सिंह, चंद्र कालरा जी और अमृतपाल बिल्ला, नागेंद्र खक्कर, ये पंजाबी मूवी है, तो पंजाबी आर्टिस्टों को जानते हैं आप थोड़े बहुत? जी जी सर, एक्चुअल में हैं मेरी जी? जो रेड। फेवरेट मूवीज है वो पंजाबी मूवीज है सर। यस। ओके जी ओके जी सर, ओके मैं ओके। तो जानती। ये मैं जितने भी यस। आपको नाम ले रहा हूं इनको, ओके 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 ओके। तो यस यस। अभी हम लोग एक दो और पंजाबी प्रोजेक्ट है, एक दो पंजाबी प्रोजेक्ट और हैं जिनके ऊपर हमारा काम चल रहा है अभी। और जी होपफुली कि ये कोविड की वजह से थोड़ा सा, कोविड की वजह से आप तो जैसे जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड काफी डिस्टर्ब चल रहा है, काफी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं सब लोग। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे राइट। काम खुले हैं, शुरू हुए हैं, तो हम लोग भी प्रिकॉशंस के साथ कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स वगैरह भी हैं। तो होपफुली मार्च जी अप्रैल तक हमारे कुछ पंजाबी मूवी वगैरह का सब्जेक्ट शुरू होगा। और कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए हम लोगों के दो वेब सीरीज हैं हमारे। तो उसमें मेरे एक बॉम्बे से एक मेरे फ्रेंड हैं, डायरेक्टर हैं सुरेंद्र शर्मा जी, तो उन्हीं का लिखा सब्जेक्ट है, साथ में मैं भी उनके कर रहा हूँ। और उसमें मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ, विलेन का रोल। वाह सर। शक्ल से नहीं लगता हूँ ना विलेन? जी। नो सर। इनोसेंट लगते ओके हो सर ओके। आप। नहीं लेकिन, ओके थैंक यू थैंक यू। लेकिन क्या है कि उसमें करेक्टर ऐसा है कि वो जो शर्मा जी हैं, जो उन्होंने सब्जेक्ट लिखा है, तो उनको मेरे लिए काफी सुटेबिलिटी लगी इसकी करेक्टर की, तो कहने लगे कि भाई अंजय आप के ऊपर काफी सूट कर रहा है। और वो बहुत जबरदस्त सीरियल है वो यानी कि आज का जो इरा, आज का जो सिनेरियो चल रहा है कोविड की वजह से, और यंगस्टर क्या, हर वर्ग का जो दर्शक है उसको पसंद करेगा। और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, होपफुली हमें मार्च अप्रैल तक वहां से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। और जी शायद अप्रैल के बाद हम लोग उसका शूट स्टार्ट कर देंगे। तो जी और जी सर। जानिए मैम, और सफर सर। तो देखिए, जी सफर जी। के, हाँ जी बोलिए और सर आपने बोलिए बोलिए। जो भोजपुरी मूवी भी की है एंड हरियाणवी मूवी भी की है, अरे उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखिए वो, देखिए मेरी जर्नी के बारे में मैंने जैसे आपसे पीछे दो चार दिन पहले शेयर किया था, तो आपको ध्यान है, मेरे को अभी वो एक जो फिल्म एरिया का जो मेरा बहाव था, उसमें बहते बहते वो चीजें कई दिमाग से स्किप कर गई। तो जी बॉम्बे में रह के काफी लोगों से रिलेशन बने, काफी लोगों से कांटेक्ट बने। तो भोजपुरी फिल्म, एक मेरे फ्रेंड हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में, हरीश मंगोली, तो उन्होंने प्रोड्यूस की थी, म्यूजिक वगैरह भी उन्होंने किया था। तो वो कहने लगे कि अंजय भाई आप डायरेक्टर, मैंने कहा देखिए ऐसा कि लैंग्वेज भोजपुरी में नहीं जानता हूँ, बट उन्होंने फिर बॉम्बे से कुछ डायरेक्टर थे, उनको लिया साथ में, मुझे भी उन्होंने एज ए एसोसिएट रखा, और उनके साथ मैंने प्रोजेक्ट किया, काम किया। बट जी। उसमें मैंने, हाँ उसकी भी मैं आपको कहानी बताता हूँ कि उसमें मैंने विलन का रोल किया है, कॉमिक विलन, जैसे शक्ति कपूर और कादर खान रहते हैं ना, तो मेरा शक्ति यस। कपूर टाइप का कॉमिक विलन था, कॉमेडी भी करता हूँ, और उसमें नेगेटिव, हाँ नेगेटिव करेक्टर था उसमें मेरा। तो सिंहराज करके उस फिल्म का नाम है। और होपफुली बहुत जी जल्दी उसको भी वो लोग रिलीज करने वाले हैं अभी। अच्छा, रही बात हरियाणवी फिल्म की, तो गुड़गांव में एक मेरे फ्रेंड हैं विजय भटोटिया जी, तो उन्होंने एक फिल्म लिखी थी, कुनबा। कुनबा जो होता है, पूरा परिवार जो होता है उसको कुनबा कहते हैं, जो सब लोग मिलके एक जगह पे रहते हैं, है ना, जो पूरा फैमिली, तो जॉइंट फैमिली जिसको कहते हैं, तो वो कुनबा होती है। तो उसमें एक मेरे बड़े भाई का मेजर का करेक्टर था मेरा। तो काफी अच्छा, एक शुभकामनाएं आई हैं रिजवी जी मासिक, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कुमार जी आपका, शुभकामनाओं के लिए। तो कुनबा की मैं आपसे बात शेयर कर रहा था कि वो हरियाणवी मूवी थी, तो उसमें मेरा एक मेजर का करेक्टर था। तो मैं कारगिल में जाता हूँ, तो फिर मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरी जो बेवा होती है, विधवा होती है, उसको अपना क्या कहते हैं, फिर वो पेट्रोल पंप वगैरह मिलता है, इस तरीके से फैमिली ड्रामा था, दैट वाज अ वंडरफुल मूवी। और उसमें कादर खान जी भी हमारे साथ में थे। और एक हरियाणवी फिल्मों में उत्तर कुमार हैं, एक दिल्ली से आर्टिस्ट हैं, से गुड आर्टिस्ट, तो उन्होंने भी उसमें मेन लीड किया था। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था हरियाणवी का, क्योंकि हरियाणवी और थिएटर सर वगैरह भी कादिर खान जी के हम साथ लोगों ने कैसा किया है, क्योंकि एक्सपीरियंस हरियाणा के रहा है कल्चर, आपका?
कादर खान जी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लॉट ऑफ थिंग्स उनके साथ हम लोगों को सीखने को मिली, और कभी भी हम लोग ज्यादा समय तो नहीं, उनके साथ 4-5 दिन यानी कि शूटिंग में रहने का मौका उनके साथ में मिला। वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आपका जो माइक है वो म्यूट हो चुका है। आप अनम्यूट कीजिए वहां से माइक। वहां पे ऑप्शन होगा माइक, वो अनम्यूट कीजिए। देखिए, हाँ, अभी ठीक यस है। यस यस। हाँ, तो मैं कादर खान जी की बात कर रहा था कि वो वंडरफुल पर्सनैलिटी, इज ए जैम पर्सन। वो अब तो आज इस दुनिया में वो नहीं है, और मेरा जी सैल्यूट है उनको। तो काफी अच्छे इंसान थे वो, और अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री थे, और उनकी राइटिंग, उनकी एक्टिंग, और माशाल्लाह वो बढ़िया, बहुत अच्छे इंसान थे वो। तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे जी उनके जी। साथ भी। तो काफी कुछ सीखने को मिलता है ऐसे लोगों से। हम लोग तो अच्छा, बिकॉज लर्निंग इज ए लाइफ टाइम प्रोसेस, इंसान पूरी जिंदगी सीखता है। तो मेरी एक शुरू से एक आदत रही है, हम लोग जो भी अपने से सीनियर होता था तो उसके साथ बैठते थे, हम लोग बातचीत करते थे। तो ऐसे ही मैं अपना एक शुरू की जो फिल्मों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैंने आपको बताया कि मैं बॉम्बे में या दिल्ली की जो फिल्म्स वगैरह की, तो उस दौरान मेरे लिए जो प्लेबैक सिंगिंग की है, विनोद राठौर जी ने मेरे लिए प्लेबैक सिंगिंग की है। वो डीडी वन का जो सीरियल था हमारा कातिल, तो उसमें विनोद जी राठौर जी ने की है। और जो मेरी एक पहली फिल्म थी, उसमें एक गाना रिकॉर्ड हुआ था महेंद्र कपूर जी की आवाज में और आशा जी की आवाज में। तो आशा जी की आवाज में जो हीरोइन के ऊपर था, तो महेंद्र कपूर साहब का जो सॉन्ग मुझ पे पिक्चराइज होना था। तो उनके साथ भी स्टूडियो में महेंद्र जी के साथ में उस समय उठने बैठने का काफी मौका मिला। और बहुत वंडरफुल पर्सनैलिटी, और आवाज तो पूरी दुनिया उनकी दीवानी है आवाज की। यस। तो मैं तो यही। हाँ जी, और बताइए, क्या जानना चाहते हैं और आप? सर आप मल्टी टैलेंटेड हो सर, राइटर भी, डायरेक्टर भी, एंड एक्टर भी हो। और अभी आप जो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर भी हाँ आपने काम किया है, एज अ डायरेक्टर भी काम किया है। तो जी वो जी, कैसा किया, बिल्कुल किया एक्सपीरियंस मैंने। रहता है सर? आप एक हम्म। एक्टर भी हो, एक्टर से आपका जो माइंड डाइवर्ट हुआ कि मुझे डायरेक्ट भी करना चाहिए, वो कैसे माइंड में आया सर आपके? मैम, क्या होता है कि मैं जब थिएटर वगैरह यहाँ हम लोग करते थे ना, जब प्ले वगैरह यहाँ पे जी अपना चंडीगढ़, अपना जो हमारी जहाँ की बैकग्राउंड है, तो उस समय मैं प्ले डायरेक्ट किया करता था। मैं प्ले की डायरेक्शन वगैरह काफी करता था उस समय में। तो हमारे एक जो ग्रुप बने हुए थे, तो स्टार्टिंग तो एक्टिंग से ही लेकर गए थे। मैंने फिर आपको बताया ना कि जब 2000 में मैंने कोई बिजनेस वगैरह में कुछ पंगा लिया था, तो उस वजह से मेरा एक्टिंग का छूट गया। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया। मेरे को थोड़ा सा इधर काफी चर्बी चढ़ गई, और मेरी जो कमर थी वो काफी ज्यादा फैटी हो गया था उस दौरान। तो फिर जो एक हीरो वाले जो करेक्टर थे वो ऑफर ना होके मुझे करेक्टर रोल ऑफर होने लगे। तो वो करेक्टर फिर मैं रिफ्यूज कर देता था, मैं नहीं करता था। तो फिर धीरे धीरे मैं डायरेक्शन में कन्वर्ट हुआ, नवीन जी के साथ ही स्टार्टिंग का सफर किया। कई सीरियल्स वगैरह थे, तलाक क्यों, ये, और एक हेलो 99 करके एक नए साल का प्रोग्राम था, उसमें राजू श्रीवास्तव और आपका ये उपासना जी थी उसमें, और रेमन सिंह जी। जो हीरोइन थी। तो इन तीनों लोगों को एज ए चीफ एडी मुझे वहां पे नवीन जी के साथ डायरेक्ट करने का मौका मिला, और काफी कुछ वहां पे उनसे सीखा भी। तो इस दौरान नवीन जी के साथ 4-5 सीरियल थे उस दौरान। तब भी मैं एडी के तौर पे रहा। तो डायरेक्शन का एक अलग ही नशा है। एक्टिंग का नशा अलग है, डायरेक्शन का नशा अलग है। अब जब ये मेरी पंजाबी फिल्म जो पीछे मैं बता रहा था आपको की है, तो उसमें भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिकॉज जब भी आप कुछ करते हैं, नया कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो आपकी जो सोच है, तो उससे आपको लगता है कि नहीं, बिकॉज जैसे आप शिप ऑफ द कैप्टन होते हैं, ठीक है ना? तो पूरे शिप के जैसे कैप्टन के तौर पे आप रहते हैं। लेकिन मेरे साथ में जितने भी आर्टिस्ट जुड़ते थे, हमेशा मेरे लिए पूरा मेरा परिवार होता था, मेरे बच्चों की तरह होता था। मेरे से बड़े हैं तो मैं उनको हमेशा रिगार्ड पे करता था, लेकिन छोटे हैं, अच्छा, जहां मैंने एज ए एक्टर काम किया है,
तो वहां डायरेक्टर का एक्टर बन के काम किया है मैंने। अपनी कहीं भी किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस, जो डायरेक्टर की स्किल थी, उसको मैं लॉक करके रख देता था और वहां पे सिर्फ मैं एज ए एक्टर ही काम करता था। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है। और मैंने जिन जिन लोगों के साथ अभी एक, हाँ, मैं उसका सीरियल का जिक्र करना भूल गया, पता नहीं वो जी। मेरे मित्र हैं, शायद वो चाहेंगे नहीं चाहेंगे। एक ये भी एक दूरदर्शन का एक मैंने अभी सीरियल किया है और वो बहुत जल्द ऑन एयर होने वाला है। उसमें भी मैंने विलन का रोल किया है। उसमें मैं अफीम का माफिया बना हूँ भी, किस तरीके से मैं अफीम और ये सब सप्लाई करता हूँ, और फिर जो मेरा बॉस होता है तो उसको मार के कैसे मैं उसकी जगह पे गद्दी पे बैठता हूँ, लाइक इस तरीके का है वो। तो आसाम का कुछ स्टोरी है उस साइड की, और वो बड़ा अच्छा जी। सब्जेक्ट है। वो बहुत जल्दी, होपफुली कि फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल तक ऑन एयर हो जाएगा वो। तो अच्छा सब्जेक्ट है वो वाओ भी। सर, वाओ सर, तो ग्रेट। एंड आप एक जो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, राजेश कुमार जी लिखते हैं कोई डायलॉग हरियाणवी या भोजपुरी में हो जाए गुरुदेव, तो मजा मजा हो अच्छा, जाएगा। डायलॉग सुनना चाहते हैं जी। राजेश कुमार जी? डायलॉग, हरियाणवी फिल्म का मैं थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ। हालांकि जो, जब मैं कारगिल के, ये मूवी मेरी उस पे यूट्यूब पे है, हरियाणवी मूवी, और मेरा स्टार्टिंग में ही रोल है, स्टार्टिंग के 12-15 मिनट के अंदर ही वो मेरा रोल है, उसके बाद मेरी डेथ हो जाती है। तो जब मैं जाने लगता हूँ कारगिल की लड़ाई के लिए, तो मेरी वाइफ मुझे तिलक करती है और थाली हाथ में लेकर, तो तिलक करती है तो दही मुझे चम्मच से खिलाती है। तो ये हरियाणवी डायलॉग राजेश जी आपकी फरमाइश पे मैं सुनाने लगा हूँ। तो उस जी। समय तो उसकी आंख भरी होती है, तो उसकी आंख से आंसू निकल के आता है, तो मैं उसको बोलता हूँ, रे अरे सावित्री, अरे के बात से भाई, फौजी की पत्नी से तो, और नाम से तेरा वाह। सावित्री, जिसने सत्यावान से भी अपने पति को वापस ले आई थी। तो उसका आंसू मैं ऐसे करके पहुंचता हूँ, ना ना वाह ना ना ना, सर। आंसू कहता है कि मैं बोलता हूँ कि आंसू पोत डालो सावित्री, आई हेट टीयर्स। तो ऐसे करके कुछ डायलॉग था ये, वाह चार पांच सर, सैल्यूट टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो ऐसे ही जो इसमें दूसरी फिल्म थी भोजपुरी, उसमें काली का रोल था। तो उसमें भी हम लोगों को एक्चुअल स्क्रिप्ट वो लोग हिंदी में लिख के देते थे। तो उसमें ऐसे करके वो मैं गिलोरी खाता हूँ, तो अरे जीजा जी, कौनो बात नहीं, अब बात तो कीजिए, काली किस मर्ज की दवा है, जो कहोगे क्या हाजिर बात। हो जाएगा तौर खातिर। तो नहीं, कैसे करके कुछ वाह सर। ऐसे करके कुछ था उसमें ये सब। तो इस जी तरीके जी से सर। काफी कहानियां हैं, काफी किस्से हैं। तो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है, कातिल का भी है, पंजाबी फिल्म के कई डायलॉग्स वगैरह हैं, और पुरानी बातें हो चुकी हैं। अभी सर रिसेंटली जो पंजाबी था में, वो क्योंकि बड़ा, मैं बहुत ही फैन हूँ पंजाबी, जो पंजाबी इंडस्ट्री की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। एक लाइन हो जाए सर पंजाबी। अच्छा, पंजाबी दी तुसी लाइन सुनना चाहते हो? जी मैं पंजाबी का अपनी जो पहली फिल्म थी, मैं जो पहली फिल्म थी उसका मैं एक डायलॉग सुनाता हूँ आपको। तो जी जी। मैं, अच्छा, उसमें मैं पुलिस इंस्पेक्टर बना था, तो वहां पे मैं ड्यूटी पे जाने लगता हूँ, तो जो गांव की लड़की से जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो उसको जब मैं जाने लगता हूँ तो उसको मालूम पड़ जाता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैंने अपना बैग तैयार किया, तैयार करके जैसे ही मैं निकल के जाने लगता हूँ, तो आके वो दरवाजे पे ऐसे करके रास्ता रोक के मेरा खड़ी हो जाती है। कहती की गल, छड़ के चले मैनू तू, मैनू दसना भी नहीं सी तू। तो मैं कहता, वाह सर। ओए होए सुनियो, मन हल्का ना करो तुसी, यार सिर्फ दो जाणिਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿਲਦਾਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਡਿਊਟੀ कैंसिल कर देने ਆਪਾਂ जाना। तो क्या बात कुछ है सर, क्या बात इस है टाइप सर, का अच्छा एक्सपीरियंस था अच्छा। ये मेरा। वाह सर, ग्रेट। एक्चुअल में सर मैं आपको बहुत, वैसे तो बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ, जब से आपने मुझे वो पिक सेंड किए थे। एंड जब मुझे फिर जी क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, आई थिंक मैंने आपको सीरियल्स में भी देखा है DD1 पे। एंड तो जी। मुझे आपको मैंने कहा था। एंड मैं ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि जो सर है वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है। एंड आपसे तो सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप इतना कुछ सिखाते हो।
मैं हैट्स ऑफ हाँ सर। जी मैंने एक्चुअल एक्टिंग की वर्कशॉप वगैरह भी चलाई है, और कई वर्कशॉप में मैंने कई एक्टर्स को टिप्स दी हैं। और मैं क्रैश कोर्स, यानी कि जैसे एक महीने का कोर्स है, उसमें वीकेंड के ऊपर फ्राइडे सैटरडे संडे 3-3 दिन की क्लास लेता हूँ। तो टोटल महीने में 12 क्लासेस लेके, और 12 क्लासेस में उसको इतना तैयार कर देता हूं मैं कि वो प्रेजेंटेबल हो जाते हैं। नॉरस के ऊपर काम करवाता हूँ, तो उसके अलावा जो क्या कहते हैं स्पीच वगैरह है, उसके ऊपर स्पीच थेरेपी पे वर्क करवाता हूँ। कुछ डिक्शन वगैरह की कुछ कईयों की प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर वर्क। तो इस तरीके से काफी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं वर्क करवा के उनको करता हूँ। और कई ऐसे एक्टर हैं जो मेरे पास स्टार्टिंग में आए, उनको अपनी इंट्रो तक नहीं रहनी आती थी, तो उनको आज ओह। मेरी मुझे इस चीज की बड़ी खुशी होती है, बड़ा फक्र होता है। और भी गुलशन जी के साथ एक फिल्म की थी मैंने, तेरी लीला अपरंपार। तो उस फिल्म में जी गुलशन जी जी। तांत्रिक का रोल किया था, और उसमें मैंने एक गरीब ब्राह्मण का रोल किया था। और उसकी भी पिक्स वगैरह मैं आपको सेंड करूंगा अगर आप कहेंगे तो। जी तो जी श्योर तो सर। गुलशन जी ने उसमें तांत्रिक का रोल किया था, और बहुत बखूबी उन्होंने निभाया था। तो उनके साथ गुलशन जी से जो मेरी शुरुआत हुई थी, पहली मुलाकात उसी फिल्म के दौरान हुई थी। ये आई थिंक 2008 की बात है ये। तो हम शायद टी सीरीज वगैरह के लिए ये फिल्म बना रहे थे तब। तो 2008 में गुलशन जी जुड़े, और आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कई टीवी कमर्शियल, कई प्रमोशनल फिल्म्स, और अभी पीछे जो मेरी फिल्म थी, जो आपने गुलशन जी की पिक शेयर की थी, हारमोनियम बजाने वाली, जब यस इनकी यस। आपने इंटरव्यू की थी, वो मेरी ही फिल्म का सीन था उनका। वो मेरी ही फिल्म का वाओ सीन था, सर। पंजाबी का, वेकअप सिंह उस फिल्म का टाइटल है। तो काफी अच्छे लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। उसकी टीम है, वेकअप सिंह के पुराने जो प्रोड्यूसर हैं, कई लोग हैं, एक्टर वगैरह हैं, दे ऑल आर गुड। जी। अभी एक जो आगे हम लोग एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, फिर सारी टीम को मैं एक बार दोबारा से इकट्ठा करने वाला हूँ, सब लोगों को। और यस यस बस सर। आप आप तो सब लोगों से जो मैं जितने हिडन भी। टैलेंट है सर आप में वो भी हम देखना चाहेंगे, क्योंकि आप गाते भी बहुत अच्छा हो सर, क्योंकि आपकी बेटी भी बहुत ही अच्छी सिंगर है। तो सर एक सॉन्ग तो बनता है, दो लाइनें जो भी आप सुनाना चाहे। हम्म मेरी बेटी बहुत अच्छी सिंगर है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसको ये चीज जो है गॉड गिफ्टेड है उसके लिए। और हालांकि अभी उसकी हमने ज्यादा रेगुलर जो है उसकी क्लासेस शुरू अभी नहीं करवाई हैं। बट अब मैं उसको रेगुलर आगे, कोविड का थोड़ा सा ये मामला सेट हो जाए, उसके बाद उसकी रेगुलर क्लास शुरू करवाऊंगा। लेकिन इतनी छोटी स्टेज पे ही, पहले जब वो 7 साल की थी, तो उसने एक रफी नाइट में बहुत अच्छे मंच के ऊपर इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से, ये गाना गाया। और उसके बाद और कई गाने वो गा चुकी है, और कई जगह पे अच्छे अच्छे फर्स्ट पोजीशन के प्राइज वगैरह भी लिए हैं। रिसेंटली भी उसने अभी एक हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल का एक प्रोग्राम था, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट, उसमें भी उसने अपनी एज कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो उसको वाह भी सर। आप अगर चाहेंगे तो इंटरव्यू करेंगे तो यस जरूर यस उसको श्योर मैं सर। तैयार करूंगा। रही बात अब मेरे सर गाने ये की जो मंच है सर मेरे गाने ये की मेरा स्टेज है अच्छा, टैलेंटेड लोगों के लिए सर। मेरे गाने की जो बात आपको मैं बताता हूँ कि मैं फिल्मी सॉन्ग नहीं। जब ये कोविड की शुरुआत हुई मार्च में, हमारे यहाँ 21 मार्च को जनता कर्फ्यू, उसके 24 से ये स्टार्ट हो गया था लॉकडाउन। तो जब शुरू शुरू में हम लोग न्यूज देखते थे काफी टीवी चैनल्स के ऊपर, तो मन को बड़ी तकलीफ होती थी कि देखो किस तरीके से लोग पूरे दुनिया में कैसे डेड बॉडीज और ये सब देख के दिमाग एकदम खराब होता था। अच्छा, मैं राइटिंग भी करता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो उस दौरान फिर मैंने एक गाना लिखा था इसके ऊपर। तो वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उसमें फिर आपको मेरा राइटिंग का और मेरी सिंगिंग का पता लग जाएगा। वो गाना मैंने जी जी। यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है। क्या मर्जी है तेरी खुदा, क्यों दुनिया को तूने दिया है रुला, वाह। सहमे पड़े हैं तेरे बाल सारे, शैतान ने
चाल चल के है मारे, जिधर देखो लाशों के मंजर दिखे हैं, दिखे ना कोई अब तो राह, क्यों दुनिया क्या बात। को दी तूने दिया है रुला। यानी कि ये ऐसा दर्द था कोविड का जो अभी भी चल रहा है, कि दुनिया भर में किसी का कसूर नहीं है, और वो क्या शैतान का दिमाग किसका चला है इसके पीछे, पूरी दुनिया में त्राही 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 सब हो गया। तो बड़ा मन दुखी हुआ, तो बस मन से जो जो शब्द मेरे निकलते गए, तो बस उसको मैं पिरोता गया, और उसके बाद मैंने उसको गा डाला। तो बस ग्रेट सर। अच्छा, फिल्मी सॉन्ग भी मैंने काफी गाए हैं, और सिंगिंग मेरे लिए पैशन है, और मैं जरूर हर वाह रोज 15 मिनट सर। आधा घंटा का तो ग्रेट सर। और बताइए मैम, बस मैं थोड़ा सा आपसे सर आप तो इजाजत चाहूंगा, थोड़ा सा मैं मल्टी पानी ले। टैलेंटेड हो सर। यस यस, श्योर सर, श्योर सर। हाँ जी, बोलिए। सर आप मल्टी टैलेंटेड हो, और आपसे एक जितने आप ग्रेट पर्सनालिटी हो, और उतने ही आई थिंक आपके पास बहुत बड़ा भंडार है जो हमें सीखने को मिलेगा आज। और मैं जानना चाहूंगी सर, एक एक्टर के लिए थिएटर करना कितना जरूरी होता है? बहुत जरूरी मैम। थिएटर जो है, देखिए, हमारी नींव है, बेसिक जो इमारत है, वो नींव है थिएटर। कुछ लोगों को ये बड़ी, थोड़ा सा अगर अच्छा खूबसूरत दिखते हैं कुछ लोग, तो ये बड़ी खुशफहमी हो जाती है कुछ लोगों को, कि नहीं मैं बस देखने में ठीक ठाक लगता हूं तो मुझे बॉम्बे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कभी भी करिए। कहीं ना कहीं जहां भी आप जिस भी शहर में रहते हैं, आप जरूर किसी ना किसी अच्छे गुरु की शागिर्दी करिए, जरूर कहीं ना कहीं थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए, और थिएटर ग्रुप ज्वाइन करके कम से कम 2 4 5 साल अपने आप को खूब मांझिए उसके अंदर। जब आप बिलीव करिए मैम, हम लोग जब थिएटर करते थे, अपना थिएटर हमारा ओपन एयर थिएटर होता था, तो अगर 5 बजे का रिहर्सल का टाइम है, तो मैं Quarter to 5, पौने 5 बजे ही हम लोग जाके पहुंच जाते थे। जाके वहां पे स्टेज पे झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाने के बाद वहां पे कुछ पक्षी वगैरह बैठे थे, वो बीट कर देते थे जैसे, तो उसको साफ करना जाके, तो हम लोग उसको ऐसे नमस्कार करके स्टेज को चढ़ते थे। तो वहां से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। थिएटर जो है, आपको इन बहुत ज्यादा जिंदगी के करीब लेकर आता है, आपको जिंदगी की सच्चाइयों से रूबरू करवाता है, और थिएटर पे आप रह के हर उस करेक्टर को, हर उस किरदार को जी सकते हैं, जो आप अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग में डेली वॉच करते हैं। आपको कोई पागल का करेक्टर है, और अगर आपने क्योंकि अक्सर हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई करेक्टर, आप जब भी देखो, आपके सराउंडिंग में पूरी दुनिया भरी पड़ी है करेक्टर के साथ। कभी भी किसी को स्टडी करिए, कहीं कोई पागल दिखेगा, कहीं कोई मोटा लाला दिखेगा, कहीं किसी बुजुर्ग की, आपको उम्र आपकी कम है लेकिन आपको बुढ़े का रोल करना है, तो आप अपने घर में दादा दादी, नाना नानी, या आजू बाजू में कोई अंकल आंटी, उनको ऑब्जर्व करिए, उनकी बारीक थिएटर में हर जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो एक एक्टिंग है। आपका हाथ उठ रहा है, उसमें भी एक अदा है। तो इस तरीके से कई बारीकियां हैं जो थिएटर में आप सीख सकते हैं। जब आप इतना तैयार हो जाएंगे, अपनी स्पीच पे, अपनी हर चीज के ऊपर वर्क करके, वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर वर्क करिए, और आपका जो आवाज का बेस है वो बड़ा अच्छा बनेगा थिएटर करने से। तो जब आप अपने आप को जाके प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, भाग्य ही आपका साथ ना दे, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ, लेकिन भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। लेकिन आप तैयारी पूरी राइट। करके जाइए, तैयारी आप पूरी करके जाइए, और आपको मुकाम हासिल होता ही है। और शुरू करने से पहले आज एक बहुत जबरदस्त एक वाकया, एक शेर मैं आपके साथ साझा करने चाह रहा हूं। ये जो फिल्म श्योर। लाइन का ये जो सफर है, फिल्म लाइन का ये जो सफर है, इसके लिए हम लोग एक शेर कहा करते हैं, कि गरम तपते हुए टीन की छत पर चलने को कहा था किसने तुझसे। गरम तपते हुए टीन की छत पर चलने को कहा था किसने तुझसे, लौट जा बीच में पहुंच के ये मत सोच, लौट जा या पार कर, रास्ता दोनों जानिब एक है। यानी कि आगे भी तपते हुए टीन की छत क्या है, बात है सर। पीछे भी
पीछे भी, क्योंकि देखो यस। इंसान जब फिल्म लाइन में कभी जब कुछ भी कहीं भी या कोई भी प्रोजेक्ट, नॉट इवन इन फिल्म लाइन, आप कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं, अगर आप फेलियर होते हैं तो दुनिया के ताने उलाने बहुत ज्यादा आपको परेशान करते हैं। कोशिश करो कि आप एक सर्टेन टाइम तक, अब मान लो कि आप एक्टर हो, एक्टर के तौर पे अगर आप नहीं सक्सेस हो रहे हैं, आप डायरेक्शन में, राइटिंग में कहीं ना कहीं अपना एक मुकाम बनाइए जो आपके पास अगर टैलेंट है। और जब मैं, यकीन मानिए, जितने लोग भी थिएटर बैकग्राउंड से गए हैं उनके पास राइटिंग स्किल भी है, उनके पास डायरेक्शन स्किल भी है, उनके पास एक्टिंग स्किल भी है। और जो कई, जो अपना बॉम्बे के अंदर जो एक्टिंग एकेडमीज बनी हुई हैं, जो लोग वहां पे जाके एक्टिंग सीखते हैं वो शायद राइटिंग या डायरेक्शन स्किल से काफी परे रहते हैं। लेकिन थिएटर जो आपको है हर चीज सिखाता है, आपको मेकअप करना भी सिखाता है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लाइटिंग की नॉलेज भी होती है, आपको कैमरा की नॉलेज, देखिए आपको प्रैक्टिकली जब आप करते हैं तभी मिलती है। लेकिन हम लोगों को थिएटर करने के बाद हमें लाइटिंग की, क्योंकि हम लोग अपने ही बैनर, खुद शाम को रिहर्सलें करनी है, उसके बाद हम लोगों को अपने बैनर टांगने हैं, उसके बाद अपने टिकट्स भी सेल, जाके सेल करने हैं, और उसके बाद उस जी। तारीख का, उस डेट का इंतजार करते थे जिस दिन हमारा शो होता था। और शो के पूरे 1 घंटे का शो या 1.5 घंटे का शो या 40 मिनट का जो प्ले होता था, उसके बाद तुरंत हम लोगों को रिजल्ट मिल जाता था। तो वो इतना सुकून देने वाला होता था थिएटर का। थिएटर आज भी मेरे लिए बड़ी कमजोरी है, लेकिन मेरी कुछ व्यस्तताएं इस तरीके से होती है कि कुछ फैमिली एंगेजमेंट्स हैं, कुछ वैसे मेरी अपना जो क्या कहते हैं बिजनेस की कुछ जो मैं अपना रहता हूँ, तो उसकी वजह से मैं थिएटर कर नहीं पाता हूँ। बट मेरा बड़ा मन होता है कि मैं कुछ थिएटर की एक्टिविटीज करूं। मेरे साथ में पंजाबी इंडस्ट्री के बड़े अच्छे अच्छे राइटर हैं, पाली भूपेंद्र सिंह जी हैं चंडीगढ़ से, जिन्होंने काफी लावा फेरे और कई अच्छी हिट फिल्म्स लिखी हैं, तो उनके लिखे प्ले वगैरह भी हम लोगों ने किए हैं। तो मुझे उनका लिखा एक प्ले है अपना, जब मैं सिर्फ एक औरत होती हूँ, वो मैंने डायरेक्ट भी की है कई जगह, और उसमें मैंने परफॉर्म भी किया और काफी वाहवाही लूटी है। तो थिएटर तो एक आपको लाइफ देता है, एक जिंदगी देता है। आपका जो खुद का कीड़ा है एक्टिंग का, वो थिएटर से ही शांत होता है। आप जो फिल्म है या सीरियल है, आप मॉनिटरी बेनिफिट के लिए, पैसे के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जो थिएटर है वो आपको सुकून देता है। तो बस मैं यही सारे लोगों से, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं या जो भी दर्शक या जो भी यंगस्टर इसको देख रहे होंगे, तैयारी पूरी करके जाइए और अपना माइंड बिल्कुल सेट करिए, विचलित मत होइए, और टारगेट सेट करके जाइए, तैयारी करके जाइए, और प्लान्ड तरीके से आप अपने एफर्ट्स करिए। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो थैंक यू वेरी मच। और बताइए क्या जानना जी, जी चाहते हैं सर। बस लास्ट में। और सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, किसानों के बारे में कुछ क्या विचार है सर आपका? जो आज का एक्चुअल सबसे मैं, देखिए सुलगता देखिए मुद्दा है। देखिए सुलगता मुद्दा है। देखिए किसान, तो देखिए सारी दुनिया जानती है कि हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन जो जी। ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और पॉलिटिक्स में यस, मैं यस, ज्यादा राइट। इंटरेस्ट रखता नहीं हूं मैम। हाँ, मेरी उनके साथ सिंपैथी है जो अपना घर भर छोड़ के सड़कों पे अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा मैं कोई ज्यादा कमेंट नहीं दे सकता बस। राइट सर, राइट सर। और मैं जानना चाहूंगी सर, आपकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। अभी आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट जो आ मैं रही है? हाँ जी, मैं, हाँ मैंने आपको जैसे कि, हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एक DD1 का सीरियल है जिसमें मैंने विलेन का रोल किया हुआ है, तो वो जी। बहुत जल्द ऑन एयर होने वाला है। और तो उसके अलावा उसकी एक्चुअल कुछ जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन है, अभी मैं उनका नाम उसका डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। और दूसरा एक, मेरे 2 प्रोजेक्ट और हैं जो वेब सीरीज के हैं बॉम्बे में। एक हम लोग MX प्लेयर के लिए कर रहे हैं और एक G5 के लिए कर रहे हैं। तो उसमें मैं डायरेक्शन में भी एसोसिएट हूँ, और विलेन का रोल भी बहुत। मैं उसमें कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और जी, बाकी जी। कुछ पंजाबी फिल्म का एक प्रोजेक्ट है। होपफुली अभी कुछ मीटिंग्स वगैरह हमारी चल रही हैं प्रोड्यूसर्स के साथ में, तो होपफुली वो मार्च अप्रैल के बाद ही कुछ फाइनल हो पाएगा हमारा। तो
बस यही हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी सब लोगों से, आप लोगों से, सबसे मैं दुआ करता हूँ, मैं भी दुआ करता हूँ और आप सब लोग भी दुआ करिए कि ये कोविड की जो महामारी है, जो वैश्विक महामारी है, राइट ये सर। पूरी दुनिया से बहुत जल्द खत्म हो जाए। और सभी लोग अपने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉर्म्स हैं, आप उसका फॉलो करिए। बिकॉज हम लोगों का एक नैतिक दायित्व बनता है, एक कर्तव्य बनता है, बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और इस पूरी दुनिया के लिए हम लोग, या पूरे अपने देश के लिए हम लोगों की इतनी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि हम लोग कोविड की जितनी भी प्रिकॉशंस हैं उसको लेकर चलें, ताकि हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा फैलने से बचा सकें। और अपने परिवार के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, क्योंकि आप अपने किसी देश के लिए या किसी दुनिया के लिए आप कोई प्राणी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। और आपका फर्ज बनता है राइट। कि अपने परिवार के लिए कमिटेड रहें। और कहीं भी, क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि आपके पारिवारिक लोग जो भी हैं घर से बाहर नहीं जाते, कई मेरी बहनें, कई महिलाएं, कई बच्चियां वगैरह होंगी, वो उनको भी कहीं ना कहीं सर्विस और बिजनेस के तौर पे जाना पड़ता होगा। हालांकि सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं आज के टाइम में, प्रिकॉशन ले रहे होंगे, फिर भी कुछ लोग हैं जिनको मैं रोड साइड पे देखता हूँ। कुछ नहीं होगा, ये सोच के साथ चलते हैं। ऐसा मत करिए, 1-2 महीने और प्रिकॉशन ले लीजिए। तो ये जो राक्षस है कोविड का, ये बहुत जल्द इस दुनिया से जाना चाहिए। फिर से हम लोग हंसती खेलती दुनिया देख सकें, सब लोग परिवार के साथ यस। फिर से आउटिंग कर सकते हैं, सब लोग परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो बस यही दुआ है सभी के साथ। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच सर, थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और बहुत ही अच्छा लगा सर, आपका जो एक्सपीरियंस है और आपसे सीखने को मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। सैल्यूट टू यू सर। बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपना जी। कीमती टाइम मुझे दिया, हमें दिया, और और इतनी जो मैं नॉलेज हमें मिली है सर, इट्स अ बिग थिंग फॉर मैं मी लास्ट में एंड जाते आई जाते थिंक मैम, फॉर आप ऑडियंस। आप मैं लास्ट में जाते जाते जी। आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं कि आपने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, आरडीडी शो, मेरे दिल से आपके लिए दुआएं हैं। और कई बातें मैंने आपके साथ फोन पे जैसे शेयर की, और आज आपका ये जो फ्रेमवर्क देख के मुझे बहुत अच्छा लग जी। रहा है। और आप आज थैंक यू एक सो नई मच सर। जो मैंने गुलशन जी वाला जो मैंने गुलशन जी वाला जी। प्रोग्राम देखा था, जो आज मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ आपके साथ जो रूबरू हो रहा हूँ, उसमें लॉट ऑफ जी। डिफरेंस लग रहा है। और यू आर लुकिंग मोर एनर्जेटिक टुडे। एंड मेरे दिल से आपके लिए थैंक यू सो ब्लेसिंग्स मच हैं, सर। दुआएं हैं। आप इस सफर को यूं ही जारी रखिए और कारवां चला के रखिए। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक यू, सर, सभी थैंक यू दर्शकों का सो भी मच। बहुत और बहुत गुलशन आभारी हूँ। सर को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, जिन्होंने आप जैसे पर्सनालिटी को मिलवाया है। थैंक यू सो मच गुलशन सर, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड थैंक यू थैंक जी, यू थैंक सो यू। मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया, शुक्रिया जी, शुक्रिया, शुक्रिया मैम। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। लता राजेश ठाकुर जी, थैंक यू सो मच। गुलशन सर, थैंक यू सो मच। संतोष कुमार, राजेश कुमार जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और इसी तरह देखते रहिए द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड नाइट, शुभ रात्रि।